आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन होगी और उसी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं आया हूं। आज का प्रैक्टिस सेशन आप कह सकते हैं कि ये पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले आने वाले प्रैक्टिस सेशन में हमने मैथ पेडागोजी का पार्ट 1 कवर अप किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उम्मीद करता हूँ वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो PYQ क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जो एक्चुअली एग्जामिनर द्वारा ही सेट किए गए क्वेश्चन हैं। तो ये बाकी के जो आपके क्वेश्चन मैथ पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जो रह गए थे उनको हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। इससे क्या होगा, इस दो पार्ट में पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 से आपकी जो मैथ पेडागोजी की ओवरऑल जो समझ है वो कहीं ना कहीं इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में, है ना। तो बिना देरी करे आज के प्रैक्टिस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपकी पिछले प्रैक्टिस सेशन या और भी प्रैक्टिस सेशन से कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो डिस्कशन ग्रुप है पेडल अप ग्रुप, उस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन MCQ क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो पेडल अप ऑफिशियल चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी आफ्टर सेशन। और पार्ट 1 की ऑलरेडी कवर अप हो चुकी है, भेज दी गई है उस पर जब कवर हुआ था ये सेशन। और पार्ट 2 की आपको वहीं मिल जाएगी, तो आप इजीली QR कोड के माध्यम से, अदरवाइज नीचे जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, आप जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें CDP ही आती है। साइंस के लिए आप ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से चैनल है, उस पर जाकर आप साइंस की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर सीधे अपने क्वेश्चनों की बात करें तो आपका जो पहला क्वेश्चन है मैथ पेडागोजी से रिलेटेड, वो कहता है गणित में उपचारात्मक शिक्षण के दौरान हस्त कौशल के उपयोग का क्या महत्व है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ, एक टर्म आपको क्वेश्चन में पुट अप हो रही है, वो है हस्त कौशल की। कुछ बच्चों की हो सकती है ये आपकी क्वेरी हो कि जो प्रैक्टिस सेशन मैथ और पार्ट 1 पार्ट 2 के हैं उनमें आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं मिल पाएगा, है ना। क्योंकि PPT बनाते टाइम आपका जो ट्रांसलेशन है वो रह गया था और सेशन अपलोड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इस काम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अदरवाइज आपके जितने प्रैक्टिस सेशन आए हैं उसमें आपको दोनों लैंग्वेज में कंटेंट आपको मिला है, तो आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि हस्त कौशल होता क्या। हस्त कौशल जैसा भी कि आपको पता है, हस्त मतलब होता है हाथ, कौशल मतलब स्किल, मतलब हाथों के द्वारा आप ऐसी चीज़ें बना के या ऐसा TLM बना के बच्चों के सामने रखते हैं या बच्चों की उससे लर्निंग कराते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो लर्निंग है या उनका जो समस्याएं जिन चीज़ों में आ रही हैं उनका निदान होता है ना। तो अगर बात करें ऐसी चीज़ें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, ये मूर्त के अंतर्गत आएंगी, मूर्त वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। इनका लाने का क्या हमारा मोटिव होता है, क्योंकि बच्चे जब प्राथमिक विद्यालय में होते हैं या बच्चे अगर अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में होते हैं तो कहा जाता है कि बच्चे अमूर्त की तुलना में मूर्त से ज़्यादा बेहतर ढंग से सीखते हैं, है ना। तो हस्त कौशल की अगर आप बात करते हैं क्या उनका महत्व है, तो क्या वे छात्रों के सही उत्तरों के लिए पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं या उनके जो समझ बढ़ाने का काम करते हैं ये जो हस्त कौशल है, और साथ ही साथ दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। तो हाँ, ये हमारा आंसर बन सकता है, क्योंकि पहली बात अभी मैंने बताया, जो हस्त कौशल से रिलेटेड आप उपयोग करते हैं सामग्री या इस तरीके की शिक्षण का, तो बच्चों में वो मूर्त अनुभव देंगे, उनसे बच्चों की जो समझ है वो बेहतर होगी पहले की तुलना में। और वो किस तरीके का अनुभव बच्चों को प्रदान करेंगे या किस तरीके के अनुभव का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो है उनका दृश्य अनुभव का प्रतिनिधित्व। तो ये दोनों जिस ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन के पॉइंट के, तो उसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाकी भी ऑप्शन अगर हम देखना चाहें, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, तो यहाँ हस्त कौशल का कोई ये मतलब नहीं है कि बच्चों के बीच कंपटीशन का आयोजन करा जाए, है ना, या उसको प्रमोट किया जाए। वे पारंपरिक गणित उपकरणों तकनीकों को प्रतिस्थापित करते हैं, तो ऐसा भी कोई बात नहीं कि जो आपके हस्त कौशल है वो कहीं ना कहीं आपके गणितीय उपकरण है, नई नई तकनीक है, उनको प्रतिस्थापित करने का काम करते हैं। तो ये हमारा नहीं बैठेगा। अगला क्वेश्चन है कि उपचारात्मक कार्य मुश्किल हो जाता है यदि, मतलब आप रेमेडियल टीचिंग या इस तरीके के काम जब करते हैं उपचारात्मक कार्य, तो क्यों वो आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाता है। बहुत अधिक त्रुटियां हो जब मुश्किल हो जाएगा, समय पर उसका निदान नहीं किया गया हो, वो चीज़ समय पर लागू नहीं करी गई हो, उपाय नहीं किया गया हो, या फिर आपके पास कम संसाधन या घटिया संसाधन हो, या असाइनमेंट ठीक से नहीं हुआ हो। तो बात करें उपचारात्मक कार्य कब मुश्किल हो जाएगा, तो बहुत अधिक त्रुटियां हो तो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपका उपचारात्मक कार्य मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उपचारात्मक कार्य लाते ही इसीलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ने बहुत सारी त्रुटियां की हैं,
ठीक है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, उसी के निदान के लिए आप क्या कर रहे हैं, उपचारात्मक कार्य ला रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका नहीं बनेगा। समय पर उपयोग नहीं किया जाता, ये इसका ऑप्शन बन सकता है, बाकी अभी और देखेंगे क्यों। क्योंकि अगर आप उपचारात्मक कार्य, ये जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब जिस समय उसकी ज़रूरत है, मतलब जिस समय बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपका उस समय आप उसका निदान नहीं करते, उस समय उपचारात्मक कार्य नहीं करते, तो आगे आने वाले हर एक चीज़ में उसे प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर इसका सही समय पर उपयोग नहीं किया गया तो पूरे जीवन या उसके आगे आने वाले दिनों के लिए वो चीज़ बहुत कठिन होने वाली है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कम संसाधन होंगे तो आप उपचारात्मक कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि घटिया और कम दोनों का यूज़ किया गया है इसलिए हम कम को चुनते हैं। असाइनमेंट ठीक से नहीं हुआ है ये भी इसका कारण नहीं है। तो इसका मेन है कि समय पर अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकगणित में मौलिक प्रक्रिया के लिए नैदानिक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किए गए। आपको ये बताना है कि अंकगणित जैसे हम अर्थमेटिक कहते हैं उसमें जो मौलिक प्रक्रियाएं हैं जो हम नैदानिक परीक्षण के तौर पे उपयोग में लाते हैं वो किसके आखिर दिए किसके द्वारा थे। ठीक है, तो उन व्यक्तियों का क्या नाम था जिनके द्वारा ये चीज़ दी गई थी। तो बात करें कि अंकगणित में पहली बात आपको याद रखना है जो जिनके द्वारा नैदानिक परीक्षण दिए गए थे मौलिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो अंकगणित के लिए दिए गए थे। पहला आपका यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है किसके द्वारा दिए गए, तो वो आपके जो दो व्यक्ति थे जिनका नाम था जीटी बुसबेल और लेनोर जॉन, इन दोनों के द्वारा अंकगणित में प्रयोग किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों को दिया गया था। ठीक है, अब इन्होंने कुछ चीजें बताई थी जिनको आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार उनका नाम पूछ लिया, हो सकता है अगली बार कुछ और एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ रहे क्योंकि उसके दिमाग में जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर पहले से क्लियर रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीटी बुसबेल और लेनोर जॉन ने क्या बातें कही थी। उन्होंने ये जो आपके नैदानिक परीक्षण दिए थे सबसे पहली बात एक शिक्षक के लिए थे। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था जो नैदानिक परीक्षण होंगे वो विश्लेषणात्मक होंगे कि आप जो भी नैदानिक परीक्षण या रेमेडियल टीचिंग कर रहे हैं या उनको यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है वो ऊपर ऊपर के स्तर पर आप कर रहे हैं, नहीं, उनको आपको बड़ी गहराई से जाकर उनका विश्लेषण करना ही होगा ताकि आपको एक्चुअल वो चीज़ों का जो गैप है बच्चों की जो कॉन्सेप्ट की समझ में जो बीच में गैप आ रहे हैं जिनकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम सामने फेस करने को मिल रही है उनका सही अनुमान और सही जानकारी मिल सके ताकि वो आने वाले समय में वो समस्याओं का सामना बच्चा ना करे। तो पहली बात विश्लेषणात्मक होना चाहिए, टीचर के लिए उपयोगी होना चाहिए और ये अर्थमेटिक में आपके उपयोग किए जाएंगे अंकगणित में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सुश्री रीना ने एक उपकरण को विकसित किया। उसने छात्रों के व्यवहार जैसे कि कक्षा में क्रियाकलापों में भाग लेना, दिए गए कार्य को पूर्ण करना, समस्या समाधान का कौशल, नियमितता इत्यादि को रिकॉर्ड किया। आपको ये बताना है कि अवलोकन की अवधि में इन्हें इनके व्यवहार में अनुपस्थिति या उपस्थिति के रूप में जानकारी देगा। सुश्री रीना द्वारा विकसित किए गए उपकरण का किस चीज का वो उदाहरण है। मतलब आपने ये बताना है कि जो रीना एक टीचर है उसने छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया, निरीक्षण किया और उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरीके के रिकॉर्ड को या अवलोकन को आप किस उपकरण के अंतर्गत रखेंगे। क्या वो एनेक्डोटल है या फिर वो क्यूमुलेटिव है या चेकलिस्ट है या रेटिंग स्केल है। तो आप जिस चीज़ के अंतर्गत रखेंगे पहले उसको समझ लेते हैं कि हर एक चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो बात बोली गई है वो बोली गई है कि उसने अवलोकन किया किन किन चीज़ों को, व्यवहार में आने वाले परिवर्तन को। तो क्या बच्चों ने क्रियाकलापों में भाग लिया या किन किन बच्चों ने क्रियाकलापों में भाग लिया। ठीक है, फिर उसके बाद कार्य पूर्ण किया या नहीं किया, समस्याओं का समाधान किस प्रकार के कौशल से किया, नियमित थे या नहीं थे, या उपस्थित थे या अनुपस्थित थे, इसके आधार पर किया। केवल उसने दो ही ऑप्शन रखे, या तो उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो इसको आप जिस चीज के अंतर्गत रखेंगे वो है चेकलिस्ट। क्यों मैंने ऐसा कहा, सपोज कर लिए उन्होंने एक लिस्ट बना ली इस तरीके से। ठीक है, एक है उसकी अनुपस्थिति और एक में रख दिया उसने उपस्थिति। अब उसने लिखा है क्रियाकलाप किए या नहीं किए, तो यहाँ क्रॉस कर देगी, यहाँ टिक कर देगी। उसने कहा कि मान लो बच्चा क्लास में आया, मतलब एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो उसने यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ टिक कर दिया। तो ये जो आपको टेबल बनती हुई दिखाई दे रही है रिकॉर्ड की, वो क्या होगी, वो आपकी कहीं ना कहीं चेकलिस्ट के अंतर्गत ही आएगी। एनेक्डोटल क्या होता है, एनेक्डोटल में आपको पता है कि हालिया जो घटना हुई है करंट में, उसको तुरंत ऐसी घटना हुई हो जो आपने पहले कभी अनुभव बच्चे के अंदर वो नहीं देखा होगा, उस तरीके का व्यवहार जब आपने बच्चे के अंदर पहले कभी नहीं देखा, एकदम से वो व्यवहार देखने में आ जाए, चाहे वो आपका धनात्मक हो मतलब पॉजिटिव वे में हो, अदरवाइज वो
किसी बच्चे के ऐसे व्यवहार को प्रदर्शित करता हो जो ऋणात्मक हो प्रकृति में, तो उसको आप कहेंगे, तुरंत आप रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने के साथ ही इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद कुछ सबूत के तौर पर, गवाहों के तौर पर कुछ बच्चों के उसमें साइन भी कराएंगे, ठीक है। और ये संक्षेप में होना चाहिए। संक्षेप में होने के साथ साथ ऐसा भी होना चाहिए कि आप जो एनेक्डोटल में जो चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय में बच्चों के जो व्यवहार बच्चे ने दिखाया है उसकी पृष्ठभूमि को दिखाया कि आगे आने वाले समय में बच्चे की इस व्यवहार से उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हस्त कौशल सामग्री, जिसे मैनिपुलेटिव कह सकते हैं, का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के लिए शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। अभी हमने हस्त कौशल के बारे में पढ़ा है, अब हम इसको विभिन्न अंग या शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग क्यों मानते हैं? क्या ये वार्षिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में मदद करता है, या फिर प्राथमिक पाठचर्या में अन्य विषयों के साथ ये संबंध बैठाता है, या फिर जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह उनका एक समय बचाता है, या फिर विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों के अंदर जो गणित की अवधारणा है उनकी समझ को और बेहतर बनाता है। तो हम हस्त कौशल को क्यों लाते हैं? मेन मोटिव किसी भी सामग्री का या किसी भी तरीके के टीएलएम का लाने का मोटिव ये होता है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चे के अंदर किस तरीके से और बेहतर ढंग से उसे समझा सकते हैं, ठीक है। हम पर्सनली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे ऊपर नहीं होता कि हमें इससे आसानी होगी या हमें इस चीज़ में मदद मिल जाएगी, लेकिन मेनली हमारा टारगेटेड जो फोकस पॉइंट होता है वो बच्चे को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक से वो चीज़ कितनी बेहतर समझ में आ रही है, तभी हम अलग अलग तरीके के टीएलएम या अलग अलग तरीके के टीचिंग मेथड का उपयोग करेंगे। तो हमारा हस्त कौशल सामग्री लाने का भी यही मोटिव है कि बच्चे की गणितीय अवधारणा की समझ है वो किस प्रकार से बेहतर हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? तो आपको ये बताना है, जो अभी हमने रेमेडियल टीचिंग की बात करी है तो उसका क्या उद्देश्य माना जाता है? बच्चों की समझ में अंतराल जानना, अभिभावक जो पेरेंट्स हैं बच्चे को उनकी प्रतिपुष्टि देना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, अंत अवधि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। अगर इस क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूं तो देखो, प्रगति रिपोर्ट बनाना नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। हम ऐसा नहीं चाहते कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि दें, वो नैदानिक परीक्षण का भाग नहीं है। ना ही हम परीक्षा की योजना या प्रश्न पत्र की योजना बनाना चाहते हैं। मेनली हमारा नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की लर्निंग में, मतलब उसकी समझ में, कॉन्सेप्ट की जो समझ उसके अंदर है उसके बीच में किस तरीके के गैप आपको देखने को मिल रहे हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ाया, वो बच्चे को कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ में आने और समझ में नहीं आने के बीच में जो आपको गैप या अंतराल देखने को मिला है उसकी आप कहीं ना कहीं वजह जानना चाहते हैं, ताकि बच्चे में आगे से आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। इस चीज़ को लाने के लिए आप इस रेमेडियल या नैदानिक परीक्षण का उपयोग करते हैं और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनिल मौखिक रूप से सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन समस्याओं का समाधान लिखते समय गलतियां करता है। उनके लेखन में त्रुटियों को दूर करने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, क्वेश्चन कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो जवाब नहीं दे पाता, मौखिक रूप से उसे सभी सवालों के जवाब पता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है, जब आप उसने लिखने को कहते हैं तो वो गलतियाँ करता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो लेखन त्रुटियां बच्चे से हो रही हैं, आप उसको किस तरीके से लेंगे या किस तरीके की उपचारात्मक रणनीति आप अपनाएंगे? उसे 10 समस्याओं का असाइनमेंट हर रोज देंगे, ब्लैक बोर्ड पर हल करने के लिए बुलाएंगे, या उसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने के लिए कहेंगे जहां जहां आंशिक रूप से उसे समस्या को हल करने में कठिनाई हो रही है, या फिर स्कूल के घंटों के बाद अभ्यास परीक्षण पर लगातार 1 महीना उसे बुला के रखेंगे? तो इसका अगर आप बात करें कि हर दिन उसे असाइनमेंट देंगे 10 समस्याओं का, तो नहीं, क्योंकि उसे एकदम से आप बहुत ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि उसे लिखने में गलतियां करता है। इसका मतलब ये नहीं है उसे वो चीज़ें आती नहीं है, आती तो है, लिखने में गलतियां करता है, तो तुरंत उसे 10 समस्याओं का असाइनमेंट देना बिना बैक सपोर्ट के, तो अपने आप उसके लिए एक टफ वर्क हो गया। सीधा आप ब्लैक बोर्ड पर समस्याओं को हल करने के लिए बुला लेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज करेगा उसके मोरल को, है ना। लेकिन आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आंशिक रूप से उसे समस्या हल करने में दिक्कत आ रही है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसकी जो दिक्कत है, उसकी जो गलतियां हैं, उनको छोटे छोटे स्तरों पर जाकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा टीचर, और बाद में जाकर उनको जब कंबाइन करके देखेगा या उनको आगे चलकर जब कंबाइन किया जाएगा तो वो सारी समस्याएं उसे ओझल होती हुई दिखाई देंगी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। आपको ये बताना है क्यों रेमेडियल टीचिंग को इतना बढ़ावा दिया जाता है, क्यों उसे उपयोगी माना जाता है। पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए उपयोगी है, पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए उपयोगी है, या खेल विधि द्वारा शिक्षण करने के लिए उपयोगी है, या कमजोर छात्रों को सीखने में जो कठिनाई हो रही है उसको दूर करने के लिए उपयोगी है। तो इसका नाम से ही आपको पता चलता है उपचार, मतलब हम किसी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। तो किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कमजोर जो बच्चे हैं उन्हें जिन चीजों में सीखने में कठिनाई आ रही है उनको हम जब दूर कर देंगे तो उनकी लर्निंग और बेहतर होगी। उसी चीज का हमने क्या कर दिया, उपचार कर दिया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं कि दशमलव संख्याओं की तुलना करने में प्रायः छात्र गलतियां करते हैं। जैसे आपने उन्हें एक सवाल दे दिया कि बताइए अब 0.50 और 0.5 में कौन सा बड़ा है, क्या है, आपको इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने में वो क्या करें, त्रुटियां करते हैं। तो जो संभावित कारण है उस त्रुटि के वो आपको बताने हैं। क्या प्रश्नों का अभ्यास नहीं हुआ है उनके बीच में, या उन्हें संख्या रेखा पर दशमलव की अवधारणा का ज्ञान नहीं है, या छात्र बहुत लापरवाह है इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं, या दशमलव के क्रम में शून्य के महत्व के बारे में जो उनके मन में अवधारणा बैठी हुई है वो गलत है। तो मेन जो समस्या और जो दिक्कत आ रही है वो उनकी अवधारणा की समझ को लेकर दिक्कत है। बाकी जो दिक्कतें हैं कि अभ्यास नहीं किया, लापरवाह हो रखे हैं, या मूर्त अनुभव नहीं है, ये चीज़ें सेकेंडरी आप मान सकते हैं। लेकिन पहला जो दिक्कत होती है कहीं ना कहीं जो शून्य की अवधारणा है कि इसके आगे 50 लगा है, इसमें 0.5 ही लगा है, तो वो जो शून्य की अवधारणा बच्चे के मन में बैठी हुई है वो गलत अवधारणा है। इसीलिए बच्चा क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि नहीं कर पा रहे। तो एक शिक्षक के रूप में एज अ टीचर आपका क्या रोल होगा, उनको उच्च उपलब्धि वाले बच्चों के साथ बिठा देंगे आप कि अच्छा तुम अच्छा नहीं कर पा रहे, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं तो इनकी संगत में बैठो। तो कहते हैं कि संगत में लोगों पर बेहतरीन असर पड़ता है, संगत में लोग सुधरते हैं तो आप भी सुधर जाओगे। अच्छा न करने के परिणाम को समझेंगे कि वो क्यों गलतियां कर रहे हैं, उसको आप रिजल्ट को समझेंगे और आगे चल के उनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। अभ्यास के अधिक से अधिक टेस्ट देंगे, आप उन्हें लगातार टेस्ट देते जाएंगे कि जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतनी बेहतर होगी। जैसे हम अक्सर अपनी पढ़ाई में करते हैं, जितने मौक देंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। कारणों का निदान करेंगे या उपचारी कदम उठाएंगे, मतलब आप उन कारणों को जानेंगे, उस रीजन का पता लगाएंगे और बाद में उन रीजन को दूर करने के लिए अपना उपचारी कदम उठाएंगे। तो जो सही होगा कि बच्चा गलतियां कर रहा है तो उन कारणों को जानेंगे कि बच्चा गलतियां कर क्यों रहा है, क्या अवधारणा की समझ में दिक्कत है, मेथड में दिक्कत है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, और बाद में जाकर उनका हो सके तो निदान करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग तब किया जाता है जब एक अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित में एक अभ्यास पूरा कर लिया है और यह भी सुनिश्चित करता है कि निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हैं। तो इसको आप किसके अंतर्गत रखेंगे, वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता। तो इनके बारे में आई होप आपने पढ़ा है, ये अचीवमेंट टेस्ट की आप टाइप मान सकते हैं। तो इसमें पहले तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि आखिर क्वेश्चन किस ओर आपका दिशा निर्देश दे रहा है। मूल्यांकन के पहलू का आपको पता लगाना है कि इस अध्यापक यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों ने गणित की एक अभ्यास को पूरा कर लिया है। ठीक है, जैसे इसको अगर बहुत आसान भाषा में समझें कि आपको ये पता करना है कि अभी आपने एक चैप्टर या टॉपिक पढ़ाया है, तो उसको बच्चों ने पूरा तो कर लिया, लेकिन उससे रिलेटेड बच्चों ने कितनी समझ विकसित हुई है, इस चीज़ का आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, क्या उसे वैधता कहेंगे, व्यवहारिकता कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे या वस्तुनिष्ठता कहेंगे। तो इसको जिस चीज़ के अंतर्गत रखा जाएगा वो है आपकी वैधता। जरा इनको बारीकी से समझते हैं, एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ कि वैधता अगर बहुत ही सरल आसान भाषा में समझें तो टेस्ट को जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस के लिए बनाया जाता है, अगर वो उस उद्देश्य को फुलफिल पूरी अच्छी तरीके से करता है तो आप कहेंगे कि वो जो टेस्ट है वो क्या है, वैध है। जैसा कि आपने पता किया कि अभ्यास तो बच्चों ने पूरा कर लिया है, एज अ टीचर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों ने वो अभ्यास सही तरीके से समझा है या नहीं। तो आपने एक टेस्ट प्लान करा और आपने उस टेस्ट से ये जानना चाहा कि अभ्यास या जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बच्चों के अंदर समझ आई है या नहीं। तो उससे आपको क्लियर कट ये आइडिया लग जाएगा कि किन किन टॉपिक्स को या किन किन सब टॉपिक्स को बच्चों ने समझा है और कहाँ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस उद्देश्य से बनाया था उसी उद्देश्य को अगर पूरा किया जाता है तो उसे कहेंगे वैध है। ठीक है, व्यवहारिकता की अगर बात करें, या आपने इसके अलग अलग टाइप भी पढ़े होंगे, इनके अलावा भी कुछ और टाइप है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो व्यवहारिकता की अगर पहले हम बात करते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, तो वैधता हमने समझ लिया, अब बात करते हैं व्यवहारिकता की। तो व्यवहारिकता में ये देखिए कि आपने जो टेस्ट बनाए हैं या जो भी आप परीक्षण करना चाहते हैं, ठीक है, वो कितना किफ़ायती है व्यवहारिक रूप से, क्योंकि
मतलब व्यवहारिक तौर पे उसका कितना आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपने दिमाग में इतना स्ट्रक्चर इस तरीके का टेस्ट का बना लिया कि उसे व्यवहारिकता में लाना ही आसान ना हो। तो व्यवहारिकता में लाने के लिए किफ़ायती होना चाहिए, ठीक है। विश्लेषण, जब टेस्ट का जब रिजल्ट आएगा तो उसका एनालाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल का उपयोग नहीं हो, मतलब आपके जो संसाधन है उन्हीं के माध्यम से वो चीज़ हो जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वो चीज़ पुनः उपयोग में लाई जा सके, ऐसा नहीं हो एक वन टाइम यूज़ हो उसका। तो उन सब चीज़ों को मिला के जब आप कहेंगे तो वो वैधता के अंतर्गत आएगी, ठीक है। विश्वसनीयता को क्या कहेंगे? विश्वसनीयता इन द सेंस कि मान के चलिए आपने विश्वसनीयता का सीधा समझो कि आपको ट्रस्ट है किसी चीज़ पर, और ट्रस्ट का मतलब सीधी है कि जैसे मतलब कह सकते हैं कि किसी आपने एक टेस्ट दिया बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों ने वो टेस्ट कर लिया, तो अब उस टेस्ट को अगर और कोई कराता है, आप ही उस टेस्ट को बाद में कराते हैं, या जैसे टीचर है, आप आए, आपने एक टेस्ट बनाया, बच्चों ने वो टेस्ट दिया, दूसरा टीचर आया या वो दूसरा टीचर आके भी अगर इस टेस्ट को चेक करता है तो भी बच्चों के मार्क्स उतने ही आने चाहिए या 19-20 का फर्क होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि उसमें विश्वसनीयता है ना उस टेस्ट में, ये उसका विश्वसनीयता के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठता, जिसे हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में जानते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये 4 क्वेश्चन लगाए, तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्यों क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको कि ये गोला भर दीजिए, क्यों? क्योंकि वो ओएमआर सीट है आपकी, सीधी कंप्यूटर में आपकी डाल दी जाती है, जिसके थ्रू आपका सीधा परिणाम निकल के आता है। तो उससे होता ये है कि उसमें इमोशन टीचर के नहीं हावी होते, कि आपका क्वेश्चन सही है तो सही हो, गलत है तो गलत। लेकिन अगर आप उसको लिखित तौर पे, विस्तृत तौर पे देखेंगे तो आपकी भाषा हो सकता है किसी टीचर को बहुत अधिक प्रभावित कर जाए, और एक क्वेश्चन की भाषा कुछ ऐसी भी हो सकती है जो उसने जवाब में लिखी हो जो एक टीचर को बिल्कुल भी प्रभावित ना करे, तो उसमें कहीं ना कहीं इमोशन बीच में आ जाएंगे, तो उसे कहेंगे वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मूल्यांकन के प्रकार हैं, आपको इनको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से ये पूछे जा सकते हैं। और इनमें एक चीज़ और है जिसे प्रयोज्यता के नाम से जाना जाता है। अगर आप लिखना चाहे, नोट कर रहे हैं अगर आप, तो उसे प्रयोज्यता कहते हैं। प्रयोज्यता का क्या मतलब है? प्रयोज्यता में ये चीज़ देखी जाती है जो परीक्षण आप निर्माण कर रहे हैं, मतलब जो भी टेस्ट आप बना रहे हैं वो बनाने में आसान हो, ऐसा नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का उपयोग हो जो आपके कहीं ना कहीं उस निर्माण कार्य को ही रोक दें। उसका कहीं ना कहीं मतलब उस टेस्ट को आप जिस रूप में व्यवस्थित करेंगे, मतलब उसका वितरण हो गया, टेस्ट पेपर करवाना हो गया, ये सब चीज़ें आसान हो, प्लस उसका जो आपका विश्लेषण है, ठीक है, जो आप चेक करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, वो भी करना आसान हो, साथ ही साथ उस पर जो होने वाला खर्च है, चाहे वो पैसे का हो चाहे वो समय का हो, वो दोनों भी आसान हो। जब ये कंडीशन सारी फुलफिल कोई टेस्ट कर देगा तो आप कहेंगे वो जो आपका टेस्ट है या जो परीक्षण है वो क्या है, प्रयोज्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो ये 4-5 जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस करे, आई होप आप नोट करेंगे, और नोट नहीं करना तो आप एक दो बारी सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। बात करते हैं रुब्रिक्स के बारे में, आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो रुब्रिक्स के माध्यम से आकलन करने के बारे में कौन सा निर्देश सबसे कम रूप से उपयुक्त है? तो रुब्रिक्स जो है आपका मूल्यांकन का एक प्रकार है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसे आप मानेंगे कि उसका एक उपयुक्त उदाहरण या उपयुक्त निर्देश के रूप में आप देख सकते हैं? पाठ की योजना अच्छी तरह से बनाने में सहायता करता है आपका रुब्रिक्स, या विद्यार्थियों को समग्रता के आधार पर ग्रेड देने का काम करता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के आकलन में सहायता करता है, या विश्वसनीय प्रश्न पत्र तैयार करने में सहायता करता है? तो रुब्रिक्स, अगर हम शॉर्ट में बात करें कि रुब्रिक्स है क्या, कि बच्चों का मतलब समग्र रूप से आकलन करने में, मतलब रुब्रिक्स में इतनी सारी चीज़ें शामिल हैं कि आप अगर बच्चे पर रुब्रिक्स के माध्यम से मूल्यांकन या आकलन करते हैं तो आप बच्चे के हर पहलू को बहुत बारीकी से एनालाइज करेंगे, और जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे आफ्टर रुब्रिक्स बहुत डिटेल होगी, और उससे सभी बच्चे के जो पक्ष हैं, जितने भी डोमेन हैं, वो उभर के सामने आएंगे, और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि लर्निंग में कहाँ गैप है या कहाँ उसका अधिगम बेहतर हो रहा है। पाठ योजना से संबंधित है नहीं, समग्रता के आधार पर ही हम उसे ग्रेड देते हैं, ये बात सही है, क्योंकि हर होलिस्टिक वे में हम उसका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करते हैं। बहुविकल्पीय आधारित है नहीं, प्रश्न पत्र तैयार करने में उसका उपयोग होता नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है? तो गणित में आप किस आकलन की बात कर रहे हैं? रचनात्मक आकलन। रचनात्मक को अगर देखें तो आप कह सकते हैं इसे फॉर्मेटिव। अगर मैं आपको बात करूं, फॉर्मेटिव आप इसे कह सकते हैं,
ठीक है। तो फॉर्मेटिव का हिस्सा कौन सा नहीं है, वो आपकी शास्त्रांक परीक्षा नहीं है, क्योंकि ये समेटिव के अंतर्गत आती है। जिसे आप कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आप एग्जाम कराएंगे वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगी। बाकी आपका पोर्टफोलियो है वो पूरा प्रोसेस पर ध्यान देता है, रुब्रिक्स भी आपका प्रोसेस पर ध्यान देता है, अवलोकन भी आपका प्रोसेस पर ध्यान देता है। तो ये जो चीज़ें तीनों हैं वो आपके प्रोसेस पर ध्यान देती है, ना कि आपके फाइनल कट पर। तो वो आपके फॉर्मेटिव के अंतर्गत आएंगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पूछा है योगात्मक इन द सेंस सबमिटिव, ठीक है। अंत में होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। इसमें क्या है, श्रेणीकरण, कक्षा उन्नति स्थापन होती है, बिल्कुल की जाती है। छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, तो इसे हम अभी देखेंगे। उत्पादन अनुकूलन ना कि प्रक्रिया अनुकूलन है। तो अभी हमने बताया कि जो सबमिटिव होते हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होते, ठीक है, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ आपको जो आंसर टिक करने का जो प्रोसेस आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट की समझ है तो आप इजीली चीज़ों को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगला है, आपने सीसी के बारे में पढ़ा है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में आपको ये बताना है इसमें कौन सी चीज़ उसके अंतर्गत आएगी और कौन सी नहीं आएगी। छात्रों की अवधारणात्मक समझ को विस्तृत प्रतिपुष्टि देने का मतलब है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं आप, ठीक है। या फिर कक्षा में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण जो बच्चों की संख्या है उनकी प्रतिशतता निकालेंगे और सामूहिक प्रगति को आप निर्देशित कर देंगे। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति को देखेंगे, या फिर गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तर को जानना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो अवधारणा की पूरे विस्तृत के बच्चों के अंदर अवधारणा की कितनी समझ पैदा हुई उसको हम जानेंगे, बिल्कुल ये सतत व्यापक के अंतर्गत आता है। लेकिन बच्चों की कितनी उपस्थिति या अनुत्तीर्ण रहे, कितने उत्तीर्ण हो गए, उसका प्रतिशत दिखाकर हम उसको पब्लिसाइड या पब्लिसिटी नहीं करना चाहते, तो ये उसका बी ऑप्शन नहीं बनेगा। बी हिसाब से हमारा पहला कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा और फोर्थ कट जाएगा। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि हमारा थर्ड आंसर बनेगा। बट सी को समझते हैं कि सर्वो वर्ष में, क्योंकि ये प्रोसेस ओरिएंटेड है ना कि आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसेस में आप क्या है, पूरे वर्ष का एनालिसिस करेंगे, इसलिए आपका सी बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि गणित में शिक्षार्थियों की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन जो नीतियां हैं या आप उसको प्रयुक्त करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है, बच्चे की रुचि पता करनी है, प्लस उसकी क्या मोटिवेशन, क्या अभिरुचि अभिवृत्ति है वो पता करनी है। तो क्या आप ये मुझे सीधा सा बता दिए, क्या पेपर पेंसिल की मदद से आप उसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। पेपर पेंसिल जहां भी आएगा आप उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बनेगा आपका फोर्थ वाला, है ना। इसमें जो सही आंसर बनेगा वो तो हो गया फोर्थ वाला। तो अब जानते हैं कि रुचि कैसे, जांच सूची में हम उसे जांच सूची दे सकते हैं कि उसे क्या करना पसंद है, क्या करना नहीं पसंद है, हमें उसकी रुचि अभिवृत्ति पता लग जाएगी। हम उसका जो पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, उससे जो एक्टिविटीज़ करा रहे होंगे, उनका संकलन का हम जब एनालिसिस करेंगे तो भी हमें पता लग जाएगा। उससे कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट, कोई एक्टिविटी या परियोजना बनवाएंगे, पता लग जाएगा। कक्षा में सहभागिता के माध्यम से भी हम उसकी रुचि और अभिवृत्ति को जान सकते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें क्या है, पहली बात आपका प्राथमिक स्तर की बात करी है, वो प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन आपको करना है तो किस पर ध्यान नहीं देना है ये पूछा है। तर्क कौशल पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। गणित अवधारणा की समझ पर ध्यान देना चाहिए आपको। गणितीय भाषा का विकास बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन सही उत्तर एकदम कि बच्चा सही उत्तर दे, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, वो भी प्राथमिक स्तर पर। आपको ये जानना चाहिए कि वो जो सवाल आपने दिया है उसको बच्चा किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, ना कि सीधा क्या फाइनल रिजल्ट दे रहा है, वो उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगला है कि गणित के छात्रों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्या चीज़ें हैं जो पोर्टफोलियो में वो भी गणित के स्टूडेंट के हो सकती हैं। तो पोर्टफोलियो आपको पता है उन सारी एक्टिविटीज़ का संकलन है कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रखी है या क्या क्या क्लास के लर्निंग के दौरान उन चीज़ें अपने आप से बनाई है। क्या वो तस्वीर, चित्रकला, कलाकार का रिकॉर्ड है, कक्षा कार्य या गृह कार्य का रिकॉर्ड है जो नोटबुक दी जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड केवल आपका कक्षा होमवर्क और स्कूल वर्क का हो, ठीक है। या तस्वीरें, चित्रकला या कला वर्क ये गणित शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती हैं। चित्रकला में आप इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन बात करें गणित प्रयोगशाला में उसकी जो भी गतिविधियां हैं, गणित के जो भी मॉडल हैं, गणित के पोस्टर कार्ड हैं, ये सब जब आप बच्चा बना रहा होगा उनका जो आप संकलन करके रखेंगे उसी को आप गणित के पोर्टफोलियो के अंतर्गत लाएंगे। रचनात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान सभी कक्षा परीक्षण, इकाई परीक्षण का रिकॉर्ड ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित को वास्तविक जीवन से जोड़ने और अंतर
अनुशासनात्मक रूप से बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन रणनीति का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें हमें पहली बात क्या करना है कि वास्तविक जीवन से जो भी हम गणित के कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको जोड़ना है, प्लस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं इंटर डिसिप्लिन पैदा करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे, ठीक है, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यक्रम कराएंगे। ड्रिल कार्यक्रम का मतलब है बार बार चीज़ों की आप प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस कराने से बच्चे की चीज़ें वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ी जा सकती या उसमें इंटर डिसिप्लिन नहीं आ सकता है, तो ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा। सर्वेक्षण, परियोजना और जांच सूची के माध्यम से, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची के माध्यम से। तो देखो क्षेत्रीय भ्रमण जो है वो इंपॉर्टेंट है चीज़ों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। क्यों, जब तक वो अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने चारों ओर के परिवेश वातावरण का भ्रमण नहीं करेगा तो उन चीज़ों को कैसे समझेगा कि अच्छा क्लास में सर ने अगर बताया कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, तो बाहरी दुकान या आसपास के परिवेश में जाकर वो चीज़ कैसे पता करेगा कि 2 चॉकलेट मैंने ली प्लस 2 बिस्कुट ले लिए तो मिलके ये 4 बन गए। तो क्षेत्रीय जो परीक्षण है या क्षेत्रीय भ्रमण है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर्वेक्षण अभी कट जाएगा क्योंकि प्राथमिक स्तर पर चीज़ों को आपको समझाना है। फिर से मौखिक परीक्षा आ गया, तो मौखिक परीक्षा आप ओरल टेस्ट लेंगे तो क्या बच्चों की जो चीज़ें हैं ओरल टेस्ट के माध्यम से वो क्या वास्तविक जीवन से जुड़ पाएंगी, नहीं जुड़ पाएंगी। मेनली हम क्या करेंगे, उनसे बच्चे से क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे, सर्वेक्षण, सर्वे कराएंगे। तो सर्वे के माध्यम से क्या होगा, बच्चे में कहीं ना कहीं इंटर डिसिप्लिन पैदा होगा। क्यों, सर्वेक्षण जब भी होता है, सर्वेक्षण होता है तो उसमें कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं कि आपको इन इन चीज़ों को करना है। सेम चीज़ आपकी परियोजना में भी होती है, जो भी प्रोजेक्ट आप बनवाएंगे, मॉडल बच्चे से बनवाएंगे तो उसमें कुछ डिसिप्लिन बच्चे को लाने होंगे अपने अंदर। और जो भी मॉडल या जो भी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट आप बच्चे को देंगे वो ऐसा होगा कि बच्चे को अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस या इमीडिएट उसके सराउंडिंग से क्या करे, कनेक्ट करने का काम करे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4th वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक गणित के अध्यापक ने विद्यार्थियों से एक 10 ग्राम में दिए गए आयतों को पहचानने के लिए कहा। उपयुक्त क्रियाकलाप विद्यार्थियों को बैन हिले के अनुसार निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय तर्क के स्तर पर आकलन करने के लिए कहता है। तो आपको, अगर आपने पिछला वाला प्रैक्टिस सेशन देखा है तो हमने बताया बैन हिले के द्वारा कौन कौन से स्तर बताए गए, ठीक है। अब आपको ये बताना है ये जो चीज़ क्रियाकलाप आप करा रहे हैं 10 ग्राम के माध्यम से आयतों की पहचान कराने के लिए बच्चे से कह रहे हैं, तो वो बच्चे को किस चीज़ से बहुत जल्दी कनेक्ट करने का काम करेगा। क्या वो दृष्टिकरण है या स्वयं सिद्धि है या विभिन्न आकृतियों में परस्पर संबंध स्थापित करना है, आकृतियों को पहचानना है। तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा उपयुक्त और जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली है अगर बैन हिले की बात करें तो वो है बच्चों का दृष्टिकरण। क्यों, क्योंकि 10 ग्राम से आयतों को पहचानेगा। 10 ग्राम आपको पता है छोटे कार्ड्स के रूप में ले सकते हैं आप, उनको मॉडल्स के रूप में ले सकते हैं, उनकी मदद से आप चीज़ें करेगा तो वो दृष्टिकरण के अंतर्गत ही आएंगी, ठीक है। तो ये दृष्टिकरण उसका है। और मैंने लेना अभी आपने हस्त कौशल के बारे में सीखा है तो उसके अंतर्गत भी वो चीज़ें आएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 4 का यह जो कक्षा 4 का छात्र है अर्जुन, वो संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर देने में सक्षम है, लेकिन संख्या प्रणाली पर आधारित जो समस्या है उनको लिखने में गलतियां करता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने करा था, भले ही वो आपका अर्जुन ना होकर कोई और था, कि उसको जो समझ है, जो मौखिक रूप से बताना है किसी भी क्वेश्चन का सवाल, वो कर लेता है, बट लिखने में उसे दिक्कत होती है। तो इस प्रकार की जो उससे गलतियाँ त्रुटियाँ हो रही हैं, आपकी उपचारात्मक रणनीति क्या होगी, है ना। तो मैं जानना चाहूँगा इसका आंसर आप दें हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि पता लगे कि आपने कितना एक्टिवली इस प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विधि से बच्चे प्रासंगिक कक्षाओं में समस्याओं को हल करने में अपनी विशिष्ट विधि का उपयोग करते हैं। समूह विधि या समूह चर्चा, परियोजना विधि, निगमनात्मक या आगमनात्मक विधि। तो बात करें इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले उस बात को समझते हैं कि विधि का नाम पूछा गया है आपसे, वो भी प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चा समस्या हल करने को लिए प्रयोग में लाता है। तो इस प्रकार की विधि को आप क्या कहेंगे कि जो बच्चा प्राथमिक स्तर पर हो और वो समस्याओं को समाधान करने के लिए उसका उपयोग करे, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर विषय से लेकर और भी बेहतरीन हो। समूह चर्चा है, समूह चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समूह चर्चा से अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर कोई समस्या समाधान हो, वो भी गणितीय शिक्षण में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसके लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो है आपकी परियोजना विधि, क्योंकि अभी हमने बताया कि बच्चा मूर्त रूप से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है बजाय कि अमूर्त रूप से। तो परियोजना विधि इसलिए बेहतर हो जाएगी क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों की आप बात कर रहे हैं, तो आप कोई मॉडल या इस तरीके की चीज़ें बच्चों से करा देंगे जिससे वो चीज़ उनके कहीं ना कहीं मूर्त अनुभव में शामिल हो जाए। बात करते हैं इन दो विधियों की, जो कि निगमनात्मक आगमनात्मक विधि है। इनके बारे में अगर डिस्कस कर लेते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कभी कभी आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछे जा सकते हैं। निगमनात्मक विधि आप जानते हैं इससे निगमन में नहीं आता है पहले, तो पहले आप नियम बताएंगे बच्चों को और बाद में आप उन्हें उदाहरण की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो
इस तरीके को आप कह सकते हैं कि पहले बच्चा अज्ञात की स्टेज पे होगा, उससे वो जब उदाहरण समझेगा तो वो ज्ञात अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। प्लस ये जो विधि है वो छोटी, आप कह सकते हैं कि बड़ी ही छोटी विधि है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम फैलाने की ज़रूरत नहीं। और इसे त्वरित विधि भी कहते हैं। त्वरित विधि इन द सेंस बहुत जल्दी इस विधि से हम कहीं ना कहीं अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसमें एक चीज़ हो सकती है, चाहे आप इसका डीमेरिट मान सकते हैं कि इसमें जो है बच्चे की स्मृति पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा सकता है, जैसे फॉर्मूला रटने, थ्योरम्स को याद करना, इन चीज़ों पर अधिक से अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है जिससे भी आप डीमेरिट इसका ले सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं नया खोजने पर कहीं ना कहीं रोक लग जाती है कि आपने नियम बता दिया, अब उसी नियम के आधार पर आप बच्चे से जो उदाहरण है या जो एग्जाम्पल है उनको सॉल्व कराएंगे, तो बच्चा कुछ नया नहीं खोज पाएगा। ये हो गई आपकी निगमन विधि। बात करते हैं अगर आगमन विधि की बात करें, इसको मैं एरेज करता देता हूँ, आप बाद में जब क्लास देखें तो नोट कर लीजिएगा। आगमन विधि की अगर हम बात करते हैं तो आगमन विधि में क्या होता है, इसके जरा उल्टा मान लीजिए। आगमन विधि में आप किसे ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, अज्ञात की ओर चलेंगे, पहला चीज हो गया। दूसरी बात करें, अब जब ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं तो इसमें पहले नियम आएंगे नहीं, पहले आपका सामान मतलब जो सामान्यीकरण होगा या जो नियम आएंगे वो बाद में आएंगे। तो पहले आएंगे आपके उदाहरण, बाद में उन्हीं का सामान्यीकरण कहते हैं, कई लोग उसे नियम बनाना भी कहते हैं। तो ये चीज़ें शामिल होंगी। इस चीज़ में खोज को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, खोज बढ़ती है बच्चे की। खोज विधि मतलब खोज चिंतन का उसमें विकास होता है। ठीक है, इस यह विधि को आप कह सकते हैं, उसमें क्या थी, त्वरित विधि थी। तो ये त्वरित विधि नहीं है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय जाता है। यह दीर्घकालिक विधि है, मतलब दीर्घ समय में आपकी इस विधि से आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग डायरेक्शन भी चुनना पड़ता है कि आपका, इसे क्रिएटिव विधि का भी एक सोर्स माना जा सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग का सोर्स कह सकते हैं आप आगमन विधि को। तो ये आपकी आगमन विधि से संबंधित बातें थी। अगर बात करें गणितीय शिक्षण में और कौन कौन सी विधियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं। एक तो आपकी व्याख्यान विधि हो गई जो आपने पढ़ी होगी, जो आप गणितीय शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रदर्शन विधि हो गया, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही आपकी परियोजना विधि आपने पढ़ ही ली है, परियोजना विधि आपने, आगमन विधि, उसके साथ ही आपने निगमन विधि पढ़ ली है। उसके साथ ही जो होता है वो समस्या समाधान विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ विधियां हैं जो गणितीय शिक्षण में उपयोग में ला सकते हैं, इन पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है। आपको वो कारण बताना है जिससे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं गणित सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भय या जो डर है वो नहीं होता है या उसका कारण नहीं माना जा सकता है। गणित की संचयी प्रकृति, तो बिल्कुल ये भय का कारण है, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है, कहा जाता है ये संचयी प्रकृति रखता है। मतलब आप जो कक्षा 1 में पढ़ेंगे वो आपको कक्षा 2 में रिलेट करेगा। जैसे आपने प्लस अगर मतलब जोड़ना या घटाना पढ़ लिया, तो जोड़ना आपको गुणा से रिलेट करेगा, घटाना आपको भाग से रिलेट करेगा। तो यह उसकी संचय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, अगला है कि गणित जो है प्रतीकात्मक भाषा है। बिल्कुल सही है, सिंबल इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के मन के प्रति, क्योंकि सिंबल जो होते हैं वो अमूर्त चिंतन में आते हैं। ठीक है, आकलन की जो पद्धतियां हैं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई जो गणित की भाषा है उससे संबंधित होती है, या अधिगमकर्ताओं को गणितीय अक्षमता होती है। मतलब आप ये सोचते हैं कि जो अधिगम करता है, जो बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं गणित के प्रति अक्षमताएं होती हैं, मतलब क्षमताएं कम होती हैं। तो यही इसका कारण नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो ऐसा मानना ही नहीं है कि बच्चे गणित नहीं सीख सकते, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों द्वारा जो दैनंदिन या जो जनरल तैयार किया जाता है उसमें आप जो गणितीय मूल्यांकन का उपकरण की तौर पर अगर उपयोग करना चाहते हैं तो आपका जो ध्यान होगा, जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या होगा। क्या वो छात्रों को प्रोत्साहित करेगा कि वो गणितीय जो शिक्षण है, शिक्षण अधिगम में जो चीज़ें उनकी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं वो उनका प्रतिबिंबित करें उस चीज़ को अपने जनरल में, या जो छात्रों के सामने आने वाली जो समस्या है उसको संबोधित करें, या गणितीय भाषा को सुधारें, या जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करने का एक कौशल डेवलप करें। तो जनरल की भाषा अगर आप ये समझें कि आप, ये आपकी पर्सनल डायरी है, तो इसमें आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आपको लगती हैं कि कमियां हैं, आपको जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें खुले तौर पे दिखाते हैं, आपके एक्चुअल दिमाग में चिंतन में क्या चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें जो होगा कि बच्चे जो है प्रोत्साहित होंगे चीज़ों को लिखने के, तो उन्हें जब जनरल मिल जाएगा तो उसमें वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं और उनको प्रतिबिंबित करेंगे जो भी उन्हें गणित के शिक्षण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जोड़ और घटाव पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन की रूब्रिक्स है। आपको ये बताना है कि आप जोड़ घटाव पर आधारित इस तरीके के प्रश्न बनाए हैं और आप इनका मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो जो रूब्रिक्स अभी हमने डिस्कस करा था उसमें आपके क्या बिंदु होने चाहिए।
प्रश्न की समझ, सही समाधान का लेखन करने वाले, समस्या की पहचान, सही संचालन करने वाले, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्ण रूप से सही बताने वाले, या प्रश्न की समझ, प्रदर्शन करने का, संचालन की पहचान, गणितीय रूप से समस्या का प्रतिनिधित्व, समस्या का समाधान, समस्या का प्रस्तुतिकरण। तो हमने रूब्रिक्स के बारे में आपको बताया था कि जो रूब्रिक्स होता है वो बहुत ही विस्तृत मूल्यांकन या आकलन के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ही पक्ष को इंडिकेट करके आप बच्चे की जांच करें, उसका विश्लेषण या ऑब्जर्वेशन करें, नहीं, बच्चे के हर एक पक्ष को आप जानना चाहेंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपके बच्चे के सारे पक्ष जो कि गणित की अवधारणाओं से रिलेटेड है, जोड़ घटाव से संबंधित है, उसमें वो शामिल हो जाएंगे। अगला है कि कक्षा 4 का बच्चा है, वो बहुविषयक समस्या में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है। मतलब आपको ये बताना है आप किस तरह की क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुविषयक के अंतर्गत आएगी। भारत के ध्वज का चित्र बनाइए, ध्वज में जो सम्मति रेखा है, सिमेट्री लाइंस है, उनको बताना है, या आकृति को दर्पण में देखना है, ठीक है, आकृति में सिमेट्री ढूंढना है, संख्या और रेखाओं की सिमेट्री लाइंस ढूंढनी है, ज्यामिति जो आकृति है उसमें सममिति रेखाएं को खींचना है, सिमेट्री लाइंस को खींचना है। तो बहुविषयक की बात करें तो बहुविषयक आपको शब्द से ही पता चल रहा है जब आप एक विषय को अलग अलग विषयों से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप भारतीय ध्वज का चित्र बनाने के लिए और साथ ही साथ उसे सिमेट्री लाइंस को ढूंढने के लिए कहते हैं, तो सिमेट्री लाइंस जो है वो आपकी मैथ को कनेक्ट करती है। जो भारतीय ध्वज है कहीं ना कहीं वो सोशल के तौर पे आपको सामने देखने को मिलता है, जो आप चाहें तो उसे डेली लाइफ से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये बहुविषयक हो गया। तो इसका आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन। आई होप कि आज का जो प्रैक्टिस सेशन है स्पेशली मैथ पेडागोजी का, आपको क्वेश्चनों की जो समझ है और बेहतर हुई होगी। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में। आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए इन कमेंट बॉक्स, और आप चाहें तो हमारा डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।